अ, सभी को नमस्कार। समय की जो कमी है उससे मैं थोड़ा सा आतंकित हो गया हूँ और भूख का भी समय हो गया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं जो लिख के लाया हूँ वो तो मैं पढ़ नहीं पाऊँगा और उम्मीद करूँगा कि आप सब अगर वो पुस्तक रूप में आता है तो फिर उसको पढ़ेंगे। पर अपनी स्मृति से मैं कुछ दो चार बातें ज़रूर कहना चाहूँगा और अगर समय मिला तो उसके कुछ हेडर्स ज़रूर मैं आप सबसे साझा करूँगा। हबीब तनवीर की ऊर्जा को मैं इस सभागार में महसूस कर सकता हूँ। वो इसलिए कि जब मैं हॉल में आया तो सबसे पहले मेरी नज़र उनके इस चित्र पर पड़ी और उस चित्र को देखकर मुझे कुछ 15 साल पुरानी 16 साल पुरानी एक स्मृति आई कि भारत भवन के अंतरंग सभागार के पहले जो एक आंगन है वहाँ पर बहुत सारे लोग मौजूद हैं। मैं कुछ 20-22 बरस का हूँ। हबीब साहब के नाम को तो मैं जानता हूँ पर उनके काम को मैं बिल्कुल नहीं जानता था, सिर्फ सुना था। और जो सभागार के अंतरंग सभागार के ठीक पहले एक गैलरी है, वहाँ पर हबीब साहब खड़े थे। उनके हाथ में एक हाथ में लकड़ी थी और एक हाथ में पाइप था। मैं उस दृश्य को कभी नहीं भूल सकता क्योंकि उसके बाद तो हबीब साहब से मेरी मुलाकात नहीं हुई, पर बाद में उनके जाने के बाद उनके समूह के बहुत सारे साथी सीनियर्स भी, उनकी बेटी नगीन दीदी भी, सभी के साथ बहुत सारी बातें होती रहीं। और जब जब भी वो हबीब साहब की बातें करते तो मुझे ऐसा लगता कि वो हमारे सामने हैं। क्योंकि और अब जब मैं युवा के रूप से के रूप में, जैसे कि अशोक जी ने सबसे पहले कहा कि ये वो 7 शख्सियतें हैं जिन्होंने अपने काम से अपनी विधा को एक तरह से डिफाइन किया, तो मुझे हर बार ऐसा लगा कि हबीब साहब कहीं गए नहीं हैं, वो नाटक को या सारी चीज़ों को देख ही रहे हैं। उनके बारे में जितनी बातें सभी लोगों ने की, मैं चरणदास चोर के आसपास अपनी बात रखूंगा और कुछ मुद्दे, कुछ बिंदु जैसे कि लोक की आधुनिकता है या प्रश्न हैं, रस हैं, कुछ उनको पढ़ते हुए, कुछ उनको देखते हुए जो मैंने महसूस किया, जैसे जादू जैसा ही महसूस किया उनके नाटकों को देखते हुए। और भारतीय अवधारणा में क्या रंगमंच हमारा बना, तो इन बिंदुओं के आसपास कुछ कुछ बातें रखूंगा। मैं फिर से आपको उसी गलियारे में लेकर जाना चाहता हूं भारत भवन के, क्योंकि उसके ठीक बाद जब हम लोग चरणदास चोर का मंचन देख रहे थे तो सबसे पहला सीन, जैसे कि बताया, वो पंथी के साथ उनके सारे कलाकार सतनाम का गीत प्रस्तुत कर रहे थे। और ये जो दृश्य था, मैं इस पर आप सबको रोकना चाहूँगा कि हम इस पर एक बात करेंगे। दूसरी बात एक ये हुई कि चलते नाटक में हबीब साहब ने अपनी खास एकदम वो जो आवाज़ थी उसमें पीछे लाइट वाले को इशारा किया कि लाइट ऑन करो, और फिर अपने कलाकारों की कुछ ब्लॉकिंग सेट की कि तुमने ये ठीक नहीं किया, इसको फिर से करो, तुम वहाँ से आओ, इधर से आओ, ये सब जो था। तो हम जो नाटक देख रहे थे उसको उन्होंने वहाँ पर तोड़ दिया। अब ये बातें मुझे उस समय समझ नहीं आई थी। मुझे लग रहा था कि ये क्या हुआ नाटक में, इस तरह से तो मैंने कभी नहीं देखा। पर फिर बाद में जब उनको पढ़ा, उनके नाटकों को समझा, तो एक बात तो मुझे समझ में आई कि हम सब, अगर कोई कविता लिखता है, कोई सिनेमा बना रहा है, कोई उपन्यास लिख रहा है, तो अगर वो केवल वो कविता लिख रहा है या उपन्यास ही लिख रहा है, पर हबीब साहब शुरू से केवल नाटक नहीं कर रहे थे या वो नाटक नहीं करना चाह रहे थे, बल्कि वो एक संपूर्ण रंगमंची परंपरा को डिफाइन करना भी चाह रहे थे। और ये जिद शुरुआत से थी, क्योंकि अगर हम उनके पुरानी चीज़ों को अगर समझने की कोशिश करें कि किस तरह से उन्होंने नाटकों में शुरुआत की, तो पहले तो वो क्योंकि समीक्षा वगैरह लिखा करते थे, फिर सिनेमा में गए, फिर इप्टा के साथ जुड़े और फिर इप्टा को छोड़ के फिर वो जब दिल्ली आए
तो लगातार उनके मन में ये सारी चीज़ें चल ही रही थी। और फिर जब यहाँ दिल्ली में भी उन्होंने पहला प्रोडक्शन किया, उसके बाद फिर से उनके मन में ये आया कि मुझे यूरोप जाकर पहले देखना है। हालांकि वो यथार्थवादी शैली जो तब जब अलकाजी का एक ग्रुप लगातार चल रहा था, पर उससे वो उतने मुतासिर नहीं थे, पर फिर भी वो जानना चाहते थे कि मैं यूरोप में किस तरह से नाटक होते हैं और फिर उसको मैं यहाँ करूँगा। तो उनका इतिहास तो हम सब जानते ही हैं कि यहाँ जब कुदसिया जैदी थी और उन्होंने उनको कहा कि आप ये नाटक करिए, पर उन्होंने वक्त लिया, समय लिया। तो ये सब चीज़ें जो थी, तो मैं इस बिंदु पर जोर देना चाहूँगा कि निश्चित रूप से वो एक रंगमंची परंपरा को डिफाइन करना तो चाहते ही थे। जो सीन पर मैं रुकने की बात कर रहा था कि हम वापस वहीं चलते हैं अंतरंग सभागार में, जब मैं वो नाटक देख रहा था, तो पहला जो मैंने बात की कि मुझे उनको देख के या उनकी बातों को सुन के एक आकर्षण के साथ में एक जादू जैसा जो फील हुआ, ठीक यही जादू हबीब साहब अपने बारे में जब बताते हैं तो वो बचपन की बात करते हैं। और मुझे लगता है कि किसी भी लेखक कलाकार के लिए बचपन का अवचेतन जो है वो बहुत ज़रूरी होता है। और वहीं पर उन्होंने वो चीज़ डिफाइन कर दी, या जिसको कहते हैं कि खोज ली, जिसे कि आम कलाकार बहुत समय तक नहीं जान पाते हैं। वो ये बताते हैं कि पारसी रंगमंच जब वो रायपुर में देखा करते थे, तो एक तो ये कि तब इतना समय का बंधन नहीं था, और 9 बजे का अगर समय है तो लोग जो जो हैं वो 10 बजे तक, 11 बजे तक आ रहे हैं। तो सारे कलाकार जो हैं वो लगातार नृत्य करते रहते थे। और उसके बाद जब नाटक होता था तो पर्दा जो है वो नीचे से ऊपर की ओर खुलता था, और सबसे पहले उन्हें कलाकारों के पैर दिखते थे, फिर वेशभूषाएं दिखती थीं, और फिर उनके चेहरे दिखते थे। तो हबीब साहब ने उस बात को हमेशा याद रखा कि मंच का जादू क्या होना चाहिए, और शायद वो उनके काम में, हर नाटक में वो दिखता भी गया। दूसरी एक बात जो उन्होंने यूरोप में सीखी थी कि वो है कहानी का कहना नाटक में। तो हमेशा उन्होंने इस बात पर ध्यान दिया। और जब हम उनके और भी सारे एनेक्डोट्स, उनके उदाहरण सुनते हैं कि वो यहाँ भी बच्चों के साथ अगर कोई नाटक करते थे, तो कहानी का चुनाव जो है कि किसमें दर्शकों को मज़ा आ रहा है, किसमें रस आ रहा है, किसमें रुचि उत्पन्न हो रही है, वो करते थे। पारसी रंगमंच से उन्होंने ये समझने की कोशिश की कि दरअसल जिसको कि हम आंचलिक या लोक का रंगमंच या लोक की प्रस्तुतियाँ कहकर समीक्षक जो हैं वो खारिज कर रहे हैं, जो बात आगे चल के नज़ीर अकबराबादी के लिए भी उनको महसूस हुई, तो उन्होंने उसी वक्त ये समझा कि दरअसल ये तो हमारे शास्त्रीय रंगमंच से, भरत के रंगमंच से बिल्कुल कनेक्ट कर रहा है कि वहाँ पर भी वो प्रकृति की बात हो रही है, वहाँ पर भी वो पेड़ पत्ते या छोटे वर्ग के लोगों की बातें हो रही है। और वो सब जो भरत का पहला सूत्र है, आंगिक, वाचिक, आहार और सात्विक, वो सब उन्हें लोक कलाकारों में दिख रहा है। तो इस तरह से जब उनका दिमाग एक तौर पर बना, और उन्होंने निश्चय यही किया कि थिएटर जो है वो इसी तरह से करेंगे। और जाहिर सी बात है कि पहला आदमी जब कोई इस तरह से कुछ सोचता है रूढ़ियों को तोड़ते हुए, तो उसका विरोध होता है। तो सभी लोगों ने उनका विरोध किया ही, क्योंकि समीक्षक से लेकर साहित्य और फिर सरकारें भी एक तरह का रंगमंच डिफाइन करना चाह रही थीं। बहरहाल सबके अपने अपने रास्ते होते हैं, और हबीब साहब ने इसी बात को समझा। तो उनके जीवन में मुझे ऐसा लगता है कि 2 महत्वपूर्ण पड़ाव आते हैं। एक तो आगरा बाजार का, जबकि उन्होंने इन सब बातों को एक जगह पर कंसोलिडेट किया, और दूसरा आता है चरणदास चोर, कि जब वो कहानी उन्होंने विजयदान देथा से सुनी तो उनके दिमाग में वो चोर का किरदार बैठ गया। मैं फिर से थोड़ा सा बाहर जाना चाहता हूँ, क्योंकि जैसे वो शास्त्रीय रंगमंच से मुतासिर थे, तो मृच्छकटिक वो बहुत पहले से करना चाहते थे। तो कुछ इस तरह से भी चीज़ें जो है वो कनेक्ट होती हैं। और वो चोर की जो शास्त्रीयता है, जिस तरह से उसकी कला है, जो उन्होंने उस नाटक में मृच्छकटिक में पढ़ी थी, शायद वो एक कनेक्टिंग पॉइंट रहा हो कि वे चरणदास चोर को करने के लिए आए। और जब चरणदास चोर का, जैसे कि कहानी तो हम सबको पता ही है, पर जब वो बना रहे थे तो उन्होंने जो लोक कलाकारों को लिया, तो उसमें
उन्हें सिर्फ एक चीज़ ये नज़र आई कि जो बोली है उसमें कोई भी बाधा नहीं आ सकती। और इसका जिक्र वो चरणदास शोर की जो एक स्क्रिप्ट है जो तैयार हुई है उसमें वो करते हैं कि जब उनसे वो पूछा गया कि लंदन में जब आप का ये नाटक 52 देशों की उपस्थिति में भी पहला आ गया तो उसके क्या कारण हो सकते थे, तो उन्होंने बहुत जोर देकर यही कहा कि जब मैं वो लाइट रूम से देख रहे थे तो उनको ऐसा लग रहा था कि वो सारे कलाकार लंदन में परफॉर्म नहीं कर रहे हैं बल्कि शायद वो छत्तीसगढ़ के किसी मंच पर ही नाटक कर रहे हैं। तो ये जो बात थी, उनकी जो बोली की बात थी जिसको कि बाकी लोग बाधा मान रहे थे, उनको ऐसा लग रहा था कि ये तो इंसानी जज्बात ही हैं और वो बिल्कुल जो है वो टूट कर बाहर आएंगे ही, उसमें किसी भी तरह की रुकावट नहीं होगी। और बोली के साथ उनकी एक और बात वो कह रहे थे कि जो नेचुरल एक फ्लो होता है बोली का, उसके इतर अगर हम आते हैं, मैं उसको एक उदाहरण से साझा करने की कोशिश करता हूँ। जैसे हम लोग एक डमशराज जैसा खेलने की कोशिश करते हैं, तो क्योंकि उस वक्त हमारे पास हमारी भाषा नहीं है तो हमारे हाथ या हमारी बॉडी लैंग्वेज या चेहरे के भाव जो है वो बदल जाते हैं, लेकिन अपनी भाषा में जब हम कहते हैं तो बहुत आसानी से उस चीज़ को कह देते हैं। तो बोली के साथ भी उनको यही लगा कि उसमें एक नाटकीयता है, उसमें एक गति है, उसमें एक फ्लो है जिसके कारण कुछ भी रस जो है वो किसी भी तरह से ख़त्म नहीं होगा। और एक और बिंदु जहाँ पर मैं वो रोक रहा था जिसका जिक्र शायद आपने किया कि वो काव्यात्मक महाकाव्यात्मक वाली, तो पढ़ पढ़ कर तो हम जैसे जैसे समझदार होते हैं हम बहुत सारी चीज़ों को अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। नाटक में वही ब्रेख्तियन शैली, जिसकी ब्रेख्त की जो दो बातें के लिए नेशन और ये एपिक वाला जो था, वो किस तरह से बहुत आसानी से उन्होंने उसमें खोज लिया। मुझे लगता है शायद उन्होंने उन कलाकारों को भी ये कभी नहीं बताया होगा कि ये ब्रेख्त की बात है, मुझे नहीं पता, पर शायद मैं ऐसा मान रहा हूँ। पर किस तरह से वो इस तरह से जब बाहर के भी लोग या भी कई सारे लोग देखते हैं तो शायद इस तरह से वो भले ही लोक की बात हो, बोली की बात हो, स्थानिक हो, पर वह एक इंटरनेशनल या सार्वभौमिकता में बदल जाती है। चिट्ठी आ गई है तो मुझे लगता है कि मैं यहीं पर अपनी बात को समाप्त कर देता हूं, पर आप सब लोगों से ज़रूर चाहूँगा कि अगर मैं ये आलेख